लेने के देने पड़ जाएंगे आपको, अगर ये ऑप्शन आपका एक्सरसाइज हो गया तो। ब्यूटीफुल। ये लीजिए भाई, थ्रेडबेयर समझा दिया गया है आपको। वो जो 20 जनवरी का सर्कुलर जो सरप्राइजिंगली सबने मिस करा, उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डू नॉट एक्सरसाइज को लेकर, सारी डिटेल स्क्रीन पे। अब तो किसी से बनाने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत ब्यूटीफुली समझ लिया है। चलिए, ये ध्यान रखिएगा अब आप लोग। और अब जरा सवाल वो खबरों वाले स्टॉक्स पे चला जाए। 2 दिन से कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, सवाल जवाब मैं ख्याल से साजबू और सेंसेक्स से कंफ्यूज हो रहा हूं। तो हर्षदा के पास चला जाए और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज में सबसे पहले कल झटका दे दिया सरकार ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हैल वाला ना? हाँ, हैल वाला। क्या कह रहे हैं कि ओएफएस के जरिए कुछ और शेयर बेचते हुए दिखाई देगी सरकार। 3.5% दरअसल हिस्सा बेचने की तैयारी है। आज से ही ये ऑफर फॉर सेल दरअसल खुल रहा है और आज नॉन रिटेल हिस्सा लेंगे और कल से यानी कि 24 मार्च को आप रिटेल पार्टिसिपेंट्स को देखेंगे यहाँ पर हाथ लगाते हुए। जो फ्लो प्राइस आई है वो 2450 रुपए प्रति शेयर की है, जो कल जो क्लोजिंग प्राइस थी उसकी तुलना में लगभग 6.5% तक का डिस्काउंट है। याद रखिएगा, सरकार की जो होल्डिंग है वो 75.15% के आसपास की है और उसमें करीब 3% हिस्सा और ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। मैक्सिमम साइज ऑफ द ओएफएस करीब 2867 करोड़ का होगा। बेस साइज जो है 1433 करोड़ का होगा। लेकिन इसको भी लेकर जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, मॉर्गन स्टैनली स्पेसिफिकली कह रहा है कि सिर्फ 3.5% तक का स्टेक सेल हो रहा है, वो इतनी बड़ी चीज नहीं है। साथ ही साथ पब्लिक फ्लोट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो मॉर्गन स्टैनली कह रहा है गिरावट में आपको और मौके मिलेंगे स्टॉक में पोजीशन लेने के, और उनका जो टारगेट है वो करीब 3216 का है। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। लेकिन हाँ, आज से ये ओएफएस खुलता हुआ आपको दिखाई देगा। ओके हर्षदा, ये एक्चुअली सरकारी कंपनियों के साथ ये प्रॉब्लम। अच्छी खबरों पे एचएएल क्यों नहीं चल रहा था, इतने ऑर्डर मिल रहे थे, ये रीजन। आईआरसीटीसी क्यों नहीं चल के दे रहा, ये रीजन। ओएफएस का सबको इंडिकेशन था कि आएगा। हुआ क्या था, लोग 1400 से उम्मीद कर रहे थे कि ओएफएस आएगा, ओएफएस आएगा, ओएफएस आएगा। वो आता नहीं था, स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग आती थी, स्टॉक भाग जाता था। अब फाइनली आ गया ओएफएस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 1-2 और आ जाए मार्च एंड से पहले। वो थोड़े से पैसे जुटाने की कोशिश होगी। तो आज थोड़ा मार्केट स्ट्रीट स्मार्ट होके थोड़ा सा और बाकी के पीएसयूज भी गिरा देगी एफएनओ वाले, कि कहीं इसमें भी तो ओएफएस नहीं आएगा शायद। इसलिए 1-2 स्टॉक और भी हैं जो ऊपरी लेवल से ऑलरेडी काफी हल्के हो चुके हैं पीएसयूज में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आज ओएफएस खुल रहा है, कल रिटेल की बारी। रिटेल के लिए ध्यान रखिएगा, कोई डिस्काउंट नहीं है इस ओएफएस में। इससे पूछूं क्या, मेरे को लगता है इसमें शरद अवस्थी साहब के पास चला जाए। टेक्निकली तो देखेंगे कहां जा रहा है, उसके बाद समझेंगे। शरद अवस्थी साहब, इस ओएफएस में खुलने पे अगर ये स्टॉक गिरेगा तो आप बायर होगे एचएएल पे या नहीं? जी बिल्कुल बायर होंगे। अभी भी 14-15 टाइम टीटीएम पे आपको मिल रहा है और हमारा ये मानना है कि अगले 5-7 सालों में जो अपॉर्चुनिटी है उसका एक्चुअल साइज हमें देखने मिलेगा डिफेंस में, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एवरेज में आप समझिए कि ज्यादातर ऑर्डर बुक्स में 2 से 2.5 गुना का इजाफा आपको देखने मिल सकता है। तो इस टाइप की अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा स्कोप, और वहां पे सिर्फ आपको 15 टाइम पे एक स्टॉक मिल रहा है। शॉर्ट टर्म हैंग हो सकता है कि गवर्नमेंट स्टेक बेच रही है तो थोड़ा और फ्लोट बढ़ेगा, बट मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा डेटरेंट होना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत आपको नेगेटिव सेंटिमेंट दिख सकता है, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है आइडियली इन स्टॉक्स को अगले 2-3 साल में जैसे जैसे हम नंबर्स देखते हैं, सिर्फ पी एक्सपेंशन की वजह से भी इन स्टॉक्स में आप उम्मीद कर सकते हैं कि 60 से 70% इजाफा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टेड हैं तो बने रहिएगा। नियर टर्म में थोड़ा सा झटका लगेगा इस ओएफएस का, और लग भी रहा था पिछले कुछ दिनों से जो लगातार दबाव के साथ कामकाज था। अच्छा, ये नैरेटिव हो गया आजकल कि कंपनी अच्छी है और अगर प्रमोटर्स ने माल छोड़ा, सरकार ने माल छोड़ा, तो बस क्या है, फ्री फ्लोट बढ़ जाएगा। फ्री फ्लोट बढ़ जाएगा तो एमएसएमई फुटसी में रीबैलेंसिंग में फायदा मिल जाएगा, वेटेज का। आदमी अपने जस्टिफिकेशन ढूंढ लाता है, तो रिपोर्ट भी वहीं पहुंच गई। जैसा आपका व्यू है जैसा आपका कहीं गले में फंस गया तो भी व्यू बन जाता है वो। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आज देखना होगा इस ओएफएस के बाद किस तरह का बिहेव करता है दिन के दौरान। वो कल सूर्य कुमार यादव ने तीसरा डक स्कोर किया, तो मतलब आपको जस्टिफाई करने के लिए, जैसे मैं उनका फैन हूं तो मैं जस्टिफाई करने के लिए कह रहा था, देखो मारवान अट्टापट्टू ने भी तो 6-0 मारे थे, उसके बाद बहुत अच्छा उनका करियर बना था। तो आपको जस्टिफाई करना है ना, तो आप कोई भी न्यूज जस्टिफाई कर सकते हैं। तो एचएएल की कहानी ये रही। अच्छा, इसके बाद कल हर्षदा मेंशन कर रही थी टाटा मोटर्स दाम बढ़ा रहा है। 1 अप्रैल से 5% का हाइक उन्होंने लिया था,
सिर्फ ट्रक और बस के दाम नहीं बढ़ने वाले, सुना है दुपहिया भी बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प ने अनाउंस कर दिया करीब 2% तक का हाइक को दरअसल लेकर आएंगे अपने स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स पर। कंपनी कह रही है OBD2 ट्रांजिशन के चलते दरअसल प्राइस हाइक लेना जरूरी है। और मैं अभी वो प्रेस रिलीज भी पढ़ रही थी, कंपनी ने ये भी कहा है कि एग्जैक्ट अमाउंट मॉडल्स और किस वेरिएंट पर कितना आएगा वो आगे इवेंचुअली 1 अप्रैल को साफ हो जाएगा। लेकिन रूरल मार्केट पर इन्होंने एक टिप्पणी की है इस प्रेस रिलीज में। वो कह रहे हैं कि एक अपस्विंग देखने को मिल रहा है डिमांड में। जो सरकार ने अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए हैं उसके चलते कृषि क्षेत्र की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है आउटपुट्स बढ़ने के चलते, और ये ऑगर वेल करेगा ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेकर। तो रूरल मार्केट को लेकर दरअसल कंपनी अब ऑप्टिमिस्टिक सुनाई दे रही है। वो भी एक चीज़ है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। लेकिन क्लियरली प्राइस हाइक आ रहा है 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स। ये आजकल पिछले कुछ दिनों से हर प्रेस रिलीज में ये रूरल मार्केट की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कल सिर्फ प्राइस हाइक की कहानी थी। इससे पहले वो मार्च बिक्री का उसमें तो ठीक है, उसमें सेल्स में बताते हैं आउटलुक, लेकिन कल इसमें भी उन्होंने धीरे से डाल दी एक पैराग्राफ कि रूरल मार्केट अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है सेंटिमेंट सुधारने की कोशिश है। पता नहीं डाले जा रहे हैं उस चीज को। चार्ट्स पे कैसा है मानस, जरा देख के बताइए। हीरो मोटोकॉर्प बिल्कुल, देखिए हीरो मोटोकॉर्प की जहां तक बात है, यहाँ पर अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है। 2 दिनों में हमने एक छोटा सा पुल बैक देखा, लेकिन अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरा समझना है कि क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा क्लियर कट रिवर्सल के साइन का। तो आपको केवल और केवल 2420 के ऊपर ही खरीदारी करनी है। उससे पहले तो कभी भी कोई बाउंस बैक मिले, तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो छोटे मोटे लॉस में निकलने की कोशिश करिए और खरीदारी केवल 2420 के ऊपर करिए। कंडीशनल बाय है, इस समय वीक है अंटिल अनलेस जो थ्रेशोल्ड नहीं पार कर रहा है, जो मानस मेंशन कर रहे हैं, तब तक तेजी का मन नहीं बनना है स्टॉक में, ध्यान रखिएगा। अच्छा सतपुते साहब, टीवीएस मोटर्स का चार्ट रेडी रखिएगा। डायरेक्टर साहब मेरा स्टॉक दिखाइएगा, मेरे ख्याल 1050 के आसपास खड़ा होना चाहिए टीवीएस मोटर। हाँ 1050 का। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, 1550 के टारगेट्स, 500 रुपए का अपसाइड, इस तरह के एग्रेसिव टारगेट्स के साथ बाय की रेटिंग। क्यों बाय है वो बताता हूं आपको। जेफरीज का मानना है ये कंपनी रीसेंट मंथ्स में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में नंबर 2 पोजीशन पे पहुंच गई है। ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन रिस्क आया था इंडस्ट्री के सामने, इन्होंने ब्यूटीफुली उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया और बहुत अच्छा अपने आप को प्लेस कर लिया। हां वीक डिमांड है इंडिया और एक्सपोर्ट मार्केट्स में, पर जब भी इंडस्ट्री रिकवर करेगी, इनका मानना है कि टीवीएस अब बहुत बेहतरीन तरीके से प्लेस्ड है उस रिकवरी को प्ले करने के लिए। ये अपने FY23 से FY25 के ईपीएस काट रहे हैं 3%, पर फिर भी कह रहे हैं कि CAGR ग्रोथ इन 3 सालों में 38%, 38% की होगी, इसीलिए बाय रख रहे हैं, इसीलिए इस तरह का अग्रेसिव टारगेट। सतपुते साहब चार्ट्स। आशीष जी देखिए, अगर आप टीवीएस मोटर का वीकली चार्ट देखते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट यहाँ पे जो स्ट्रेंथ बनी है ये अभी भी मेंटेन है। हाल फिलहाल में जो हमने देखा दैट इज जस्ट रनिंग करेक्शन विच इज प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर लॉन्ग। अगर आप प्योरली ट्रेडिंग व्यू से देखें तो यहाँ पे 1000 और 1040 ये इसका एक ट्रेडिंग बैंड है जहाँ पे आपको लॉन्ग क्रिएट करना है। अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट इसका टारगेट बनेगा कम से कम 1200 से 1250, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है। रही बात ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए 1055 का कल का क्लोज है, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। 1040 के ऊपर इसका बाय बनेगा, 1020 का स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा इसका टारगेट रहेगा करीबन 1100 से लेके 1120। तो टीवीएस मोटर आई थिंक ये एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है, बाय ऑन डिप्स करे। स्ट्रॉन्ग चार्ट है बाय ऑन डिप्स के लिए। वीकली चार्ट एसेस करा सतपुते साहब ने, और ब्रोकरेज तो खैर बुलिश हो रही है एग्रेसिव 1550 के लक्ष्य के साथ। तो टीवीएस मोटर रखेंगे रडार पे अपने। मैं एक और ऑटो कंपनी उस पर आगे आता हूं, उसकी भी बढ़िया रिपोर्ट आई है। पहले हर्षदा के पास वापस चला जाए और आज के लार्ज ट्रेड्स, कल हुए कुछ बड़े सौदे, उन सौदों की डिटेल्स क्या है हर्षदा से जान ली जाए। 2 कंपनियां उस लिहाज से रेडार पर, कजारिया सेरेमिक्स और साथ ही साथ मैक्स फाइनेंशियल। कजारिया में स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने करीब 12-12.5 लाख शेयरों का सौदा यहां पर किया। स्टेक अपना ऑफलोड करते हुए दिखाई दिए हैं। करीब 0.78% तक का हिस्सा इन्होंने बेचा है 1040 के भाव पर, और सौदे का कुल साइज 130 करोड़ के आसपास का आका जा रहा है। याद रखिएगा स्मॉल कैप फंड दिसंबर 22 के आसपास करीब 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी
होल्ड कर रहा था, अब इन्होंने कल के सौदे में करीब 0.78% तक का हिस्सा ऑफलोड कर दिया है। तो वो एक अपडेट कजारिया के लिए आता हुआ। मैक्स फाइनेंशियल में जो ब्लॉक डील हुई है उसमें मैक्स वेंचर्स ने करीब ½ इक्विटी बेची है। लगभग 15 लाख शेयरों का सौदा यहां पर होता हुआ दिखाई दिया। 629 रुपए प्रति शेयर के भाव पर यह सौदा हुआ है, लेकिन न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस ने दरअसल वो पूरा स्टेक खरीदा है। तो ये दो डेवलपमेंट्स है कजारिया और मैक्स फाइनेंशियल के लिए। ओके, ये है कल के लास्ट ट्रेड। इसमें जोड़ दीजिए कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, KIMS में लास्ट ट्रेड हुआ, जिसमें पोलर कैपिटल, उनका जो हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड था, उसने 11 लाख शेयर्स बेचे हैं 1300 रुपए के भाव पे। तो 3 डील्स हैं, कजरिया सिरामिक्स, KIMS और मैक्स फाइनेंशियल्स। पहले मैक्स फाइनेंशियल समझा जाए, क्योंकि इसमें इंडियन पार्टनर बेच रहा है, तो विदेशी पार्टनर वो पूरा का पूरा चंक 15 लाख शेयर्स का एक्वायर कर रहा था। पिटा हुआ स्टॉक है, जरा लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाइएगा, 1 साल की 6 महीने की। बहिती साहब, मैक्स फाइनेंशियल्स चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? आशीष जी, चार्ट्स पे काफी प्रेशर है। कल भी एक पुल बैक देखने मिला था और 20 डेमा तक जरूर स्टॉक गया था 670 तक, लेकिन इंट्राडे में फिजल आउट होता हुआ देखने मिला। 640 के करीब स्लिप हो गया वापस। हमें लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। अगर ये 650 के ऊपर क्लोज देता है तभी इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। उसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना वो 635 का, बट कंडीशनली 650 के ऊपर क्लोज देना चाहिए। मैक्स फाइनेंशियल्स की कहानी। अच्छा, इस बीच अमित सेठ साहब, आप जो दोनों स्टॉक्स जो है ना, कजारिया और कृष्णा इंस्टीट्यूट, इसके थोड़ा लॉन्ग टर्म जरा चार्ट रेडी रखिएगा। मैं ऐसे नहीं, क्योंकि ये दोनों स्टॉक्स स्पेन में आए हैं, इसीलिए जानना चाहता हूं क्या ये लास्ट ट्रेड के बाद, क्योंकि बायर कौन है ये पता नहीं है, सेलर ही हाथ में, आप चार्ट रेडी करिएगा। मैक्स फाइनेंशियल, लेकिन शरद अवस्थी साहब, आप लोग इस गिरावट में एक्यूमुलेट कर रहे हो या नहीं? बहुत करेक्शन है, बहुत तगड़ा प्रेशर बना है स्टॉक पे। मैं ये स्टॉक ट्रैक नहीं करता हूँ, सॉरी। लो, ट्रैक नहीं करते हैं तो मतलब ठीक है, ज्यादा पसंद नहीं आता होगा इसकी। अच्छा, कैसे डिसाइड करते हो आप कौन सा ट्रैक करना है, कौन सा? पहले आप स्टडी करते हो, उसके बाद बोलते नहीं, छोड़ देते हैं, इसमें मजा नहीं आ रहा। ऐसा होता है कि मैंने करा ही नहीं ट्रैक? नहीं, सारे स्टॉक तो नहीं ट्रैक कर सकते, बहुत बड़ा यूनिवर्स है, हमारे भी लिमिटेड रिसोर्स है। बट टॉप लाइन में, टॉप ऑफ द लाइन जो कंपनीज होती है वो ट्रैक करते हैं। स्क्रीनर में जो कंपनीज हम लोग को ब्रॉडर लेवल पर ठीक लगती है, उन कंपनीज को हम ट्रैकर में डालते हैं। तो स्क्रीनर में ज्यादा अच्छी नहीं लगी थी उस टाइम पे, ये मतलब हुआ इसका। तो ठीक है, ये फंडामेंटल व्यू हो गया, अवॉइड करेंगे क्योंकि इस पे कवरेज नहीं है मैक्स फाइनेंशियल्स पे। हालांकि वायदा बाजार का स्टॉक जिस पे बहिती साहब ने बढ़िया सा व्यू दे दिया है। अमित सेठ साहब, वो दोनों स्टॉक्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट और कजरिया सिरामिक्स, क्या लग रहा है चार्ट्स को देखकर सर? जी आशीष जी, कजरिया सिरामिक्स का अगर चार्ट देखें तो स्टॉक वीकनेस में है, कंटिन्यूसली लोअर 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 हाई बना रहा है, अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। 1040 का एक और 1030 से लेके 1040 का अगर सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो स्टॉक और प्रेशर में आ जाएगा। इसमें वीकनेस कहाँ नेगेट होती है? अगर ये 200 डेमा के ऊपर जाता है 1092 के ऊपर, तो तब हम जाके कह सकते हैं कि वीकनेस इसमें खत्म हो रही है। फिलहाल मेरे हिसाब से स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। और सेकंड स्टॉक कृष्णा, आशीष जी कौन सा कृष्णा मैं ट्रैक नहीं करता। कजरिया और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हाँ ओके जी, हाँ जी कृष्णा मेडिकल। बता दीजिए, देख गया तो बता दीजिए। नहीं, ये मेरी लिस्ट में नहीं, एक्चुअली मैं ट्रैक नहीं करता। अरे छोड़ दीजिए फिर, कोई इशू नहीं। खुलने के बाद अगर जैसा मूव आ रहा होगा उसके बाद एक्सपर्ट से व्यू ले लिया जाएगा। यतिन रेड्डी हैं, कुछ बढ़िया ब्रोकरेजेस की बात करेंगे, लेकिन पहले हर्षदा के पास चला जाए और जाना जाए उनसे बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। एक और वायदे बाजार का स्टॉक रेडार पर रहेगा आज। कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से अपडेट आया है। ये कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग में उतरने वाले हैं, जहां पर अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स में, साथ ही साथ स्पेशलिटी और इंडस्ट्रियल केमिकल्स में भी उतरने की तैयारी है। अब स्पेशलिटी केमिकल्स में उनको लग रहा है कि अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए कंपनी यहां पर करीब अगले 2 सालों में 1000 करोड़ तक का निवेश करने को भी तैयार है। ये डेवलपमेंट कोरोमंडल की तरफ से आ रहा है। इसके अलावा शैले होटल्स, कंपनी के बोर्ड ने दरअसल अप्रूवल दिया है एक्विजिशन को लेकर। 100% इक्विटी शेयर्स सॉनमिल इंडस्ट्रीज में लेने वाले हैं, करीब 75 करोड़ में सौदा होगा। और द ड्यूक्स रिट्रीट, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध रिसोर्ट है दरअसल लोनावला में, वहां का भी उसके भी एक्विजिशन करते हुए दिखाई देंगे, करीब 82% इक्विटी का, नियरली 81 से 82 करोड़ का। जो सनमिल है उसे एक्वायर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो जिस जमीन पर
ये ड्यूक्स प्रॉपर्टी खड़ी है, ड्यूक्स रिट्रीट खड़ी है, वो जमीन सनमिल दरअसल होल्ड करता है। तो वो डेवलपमेंट शाले होटल्स की तरफ से आता हुआ। इंफ्रा कंपनियों के हाथ कई सारे ऑर्डर्स लग रहे हैं आजकल। तो GR इंफ्रा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। महाराष्ट्र में एक 6 लेनिंग का प्रोजेक्ट है, सूरत, नासिक, अहमदनगर, सोलापुर वाला जो ग्रीनफील्ड स्ट्रेच है, उसका एक हिस्सा दरअसल इनको डेवलप करना है। 872 करोड़ का NHAI का ऑर्डर इनके हाथ लगा। इसी के साथ इनके हाथ दरअसल NHPC का कंस्ट्रक्शन टेंडर भी लगा है। 3637 करोड़ का ये ऑर्डर अरुणाचल प्रदेश में NHPC का जो दिबांग वैली प्रोजेक्ट है उसके एक हिस्से पर इनको काम करना है। इसके लिए दरअसल पटेल इंजीनियरिंग इनका JV पार्टनर भी है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। HG इंफ्रा की तरफ से अपडेट आया है कि L1 बिडर साबित हुए हैं 764 करोड़ के झारखंड के एक पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए। ये NHAI की तरफ से आया है। 730 दिनों में इनको कंप्लीट करना है। NBCC को एक ऑर्डर हाथ लगा है 625 करोड़ का, तो वो आप स्क्रीन पर रखेंगे। नज़ारा टेक्नोलॉजीज भी आज दरअसल खबरों में है। नज़ारा की जो सब्सिडरी है स्पोर्ट्स कीडा, वो 73.27% प्रो फुटबॉल नेटवर्क LLC में खरीद रही है, जिसकी वैल्यूएशन करीब $1.8 मिलियन की है। ये दरअसल अमेरिका की जो रग्बी लीग जिसे वो फुटबॉल कहते हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहां पर कुछ एंट्री पॉइंट्स लेने की कोशिश नज़ारा टेक्नोलॉजीज की इस पर्टिकुलर डील के जरिए। अमेरिकन फुटबॉल जिसमें फुट का इस्तेमाल होता ही नहीं है एक्चुअली। उनकी अपनी दुनिया है, उसको वो वर्ल्ड चैंपियनशिप बोलते हैं। अच्छा, वैसे वो ड्यूक्स रिट्रीट वाली खबर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो यहाँ पर रहते हैं, जो वो आइकॉनिक एक रिजॉर्ट, अब उसकी हालत काफ़ी मतलब खराब हो चुकी है। मतलब उसका आप गए वहाँ पे ड्यूक्स रिट्रीट? नहीं, मैं तो हर्षद से पूछने वाला था, जो आप प्रसिद्ध बहुप्रसिद्ध चर्चित कह रहे हैं, आप गई हैं कि नहीं गई? तो आप लोग रिजॉर्ट है वो। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो स्ट्रैटेजिकली लोकेशन उसकी ऐसी है एकदम, वो खंडाला लोनावला बॉर्डर पर जहाँ वो हिल स्टार्ट होती है वहाँ पर है। और वहाँ पर आप उसकी बस वो वैली व्यू रूम ले लें या फिर आप उसकी अगर टेरेस पर चले जाएं, टेरेस पर ही स्विमिंग पूल है वहाँ पर, ऐसा व्यू दिखेगा आपको, मतलब कहीं नहीं मिलेगा ऐसा व्यू। और वो मतलब रिजॉर्ट काफ़ी महंगा है, मतलब इसलिए तो मैं नहीं गया हूँ। नहीं, वो मतलब 12 महंगा, मतलब 12-13 हज़ार रुपये से तो कम से स्टार्ट ही नहीं होता, मिलता नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमेशा सोल्ड आउट रहता है, हमेशा सोल्ड आउट रहता है, आपको बहुत पहले से प्लान करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम आई थी मेरे साथ। तो लेकिन उसको जरूरत है रेनोवेशन की, तो अच्छा है अगर एक अच्छा नाम आ रहा है और उसको रेनोवेट करेगा तो फिर ये तैयारी हो रही है। ऑफिस की ऑफसाइड वहां रखनी चाहिए, मुझे लगता है। हाँ, ये आइडिया अच्छा है ना। बिल्कुल। अगली ऑफसाइड पहली वाली कहाँ थी? अच्छा, इसमें से एक स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बाद मैं जतिन के पास जा रहा हूं। कोरोमंडल इंटरनेशनल CDMO कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के धंधे में उतर रहा है, अपने क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस को बढ़ा रहा है, इंडस्ट्रियल केमिकल स्पेशलिटी केमिकल से उतरने की तैयारी कर रहा है और स्टॉक बहुत पिटने के बाद कुछ घूमा था। मानस, एक बार चार्ट देख दीजिए। तो देखिए, लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था 2 दिन पहले। कोरोमंडल ने एक हैमर पैटर्न बनाया था, लेकिन अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो खरीदारी करेंगे तो 880-882 रुपए के ऊपर करेंगे, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन क्योंकि स्टॉक ने सपोर्ट लिया है तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए 840 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 880, 882 के ऊपर ही ये बाय है, कंडीशनल बाय है मानस की तरफ से। यतिन से जान लिया जाए आज के इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। अगर हम देखें आज फार्मा सेक्टर फोकस में रहेगा, काफी सारे फंड मैनेजर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं।